वेलकम बैक। आज हमारा एक और लेक्चर आ गया है थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर। और हम लोग आज देखो क्या पढ़ने वाले हैं कि फ्लॉट में ऐसी कौन सी खामियां थी जिसकी वजह से सेकेंड लॉ आया, और उसके बाद हम लोग चलेंगे सेकेंड लॉ खुद क्या है उसके ऊपर हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे, ठीक है ना। अब देखो, फर्स्ट लॉ में जिसको कि हम लोग फ्लॉट कहते हैं, वो केवल और केवल किसके ऊपर बिलीव करता था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर बिलीव करता था। और वो कहता था कि भी दुनिया में जितनी भी एनर्जी है ना वो कंजर्व नेचर की है, और डेल्टा यू जो होगा वो क्यू प्लस डब्ल्यू होगा अगर हम पिस्टन सिस्टम के ऊपर इंटरनल एनर्जी को कंजर्व करेंगे तो, ठीक है ना। एनीवेज, अब इसमें ड्रॉबैक क्या था फर्स्ट लॉ में? फर्स्ट लॉ में ड्रॉबैक ये था कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में तो बताता है, लेकिन डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस के बारे में नहीं बताता। मतलब कोई प्रोसेस हो पाएगा भी कि नहीं हो पाएगा इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की जाती है। बस ये बता दिया जाता है कि अगर हुआ तो यहां पर हम एनर्जी इस तरीके से कंजर्व कह सकते हैं, है ना। तो यहां पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक ये था कि इट डज नॉट gives us any idea of direction of process, है ना। इससे मीनिंग मेरा ये है कि कोई भी अगर कोई नेचुरल प्रोसेस हुआ, है ना, या कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हुआ तो उसके ऊपर तो हम लोग फ्लॉट लगा रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई नॉन स्पॉन्टेनियस हुआ, ऐसा रिएक्शन जो अपने आप कभी होएगा ही नहीं, तो उसके ऊपर अगर हम लोग फ्लॉट लगाएंगे तो वो थोड़ा लॉजिकल नहीं है। लेकिन हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के ऊपर भी फ्लॉट लगा सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट लॉ जो है वो कोई भी रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड नहीं करता। इसका हम सीधा सीधा एक एग्जाम्पल ऐसा लेते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एक डेड बॉडी है ना। अगर मैंने बोला कि डेड बॉडी ने खाना खाया, है ना, और खाना खाने से इसकी जो एनर्जी है वो मान लो 100 जूल के अमाउंट से बढ़ गई, ठीक है ना। तो इसकी इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? 100 जूल का इस डेड बॉडी के इंटरनल एनर्जी में कितना चेंज आएगा? 100 जूल का चेंज आएगा, ठीक है ना, क्योंकि डेड बॉडी ने अभी अभी खाना खाया है, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ के हिसाब से, है ना, हमने ये मान लिया कि डेड बॉडी खाना खा रही है और वहां पे 100 जूल का एक इंटरनल एनर्जी का चेंज आ रहा है ना। बट क्या एक डेड बॉडी खाना खा सकती है? नहीं खा सकती ऑब्वियसली। तो जब ये खा नहीं सकती तो बेसिकली ये प्रोसेस कैसा हो जाता है? ये प्रोसेस हो जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फ्लॉट ये कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो उसकी इंटरनल एनर्जी में 100 जूल का चेंज आ जाएगा। लेकिन फ्लॉट हमें ये नहीं बताता कि ऐसा होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हमें यहाँ पे अपने नॉलेज को थोड़ा डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा और हमें स्पॉन्टेनिटी के बारे में पढ़ना पड़ेगा, मतलब नेचुरल चीज़ों के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल और लेता हूँ, है ना। मान लो मैं कहता हूँ कि हीट है ना। एक जगह टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है, दूसरी जगह टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। मैं कहता हूँ इस रीजन से हीट मूव करता है इस डायरेक्शन में 100 जूल। तो बताओ इस रीजन का इंटरनल एनर्जी कितना हो गया? तो ऑब्वियसली इस रीजन का इंटरनल एनर्जी कितना हो गया? -100 जूल, क्योंकि इसने 100 जूल जितनी एनर्जी को लूज किया है, सही है ना। तो वही इसका इंटरनल एनर्जी चेंज कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा +100 जूल, क्योंकि इसने क्या किया है कि 100 जूल ऑफ एनर्जी को गेन किया है। लेकिन क्या बताओ, क्या हीट कभी भी लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर मूव कर सकती है अपने आप? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, जिसके बारे में हमें फ्लॉट नहीं बताएगा। फ्लॉट केवल एक चीज के लिए प्रोग्राम्ड है कि वो तुम्हारा जितना भी एनर्जी जहां से जहां पर ले जा रहे हो उसके बीच में उस एनर्जी को वो कंजर्व करके तुम्हें दे देगा। तो बेसिकली ड्रॉबैक ये है फर्स्ट लॉ का कि वो हमें कंजर्वेशन के बारे में तो बताता है, लेकिन वो हमें क्या चीज के बारे में नहीं बताता कि वो प्रोसेस हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो हम लोग पहले समझते हैं
कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होता है ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का मतलब नेचुरल प्रोसेस है ना, जिसको इरिवर्सिबल प्रोसेस भी बोलते हैं, है ना। तो नेचुरल प्रोसेस या इरिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है उसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो तुम्हारे पास वाटर है ना, इसमें तुमने क्या किया, एक ड्रॉप इंक की डाल दी, तो तुम्हारे पास क्या होगा, इंक जो है वो पूरे सरफेस पे फैल जाएगी कि नहीं। तुमने एक बूंद मान लो इंक की डाली, लेकिन थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये पूरा का पूरा जो पानी है वो ब्लू कलर का हो गया। क्यों? क्योंकि इंक जो है उसमें प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज करने की, तो तुम्हें इंक को स्टर नहीं करना पड़ेगा, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अपने आप तुम एक बूंद डाल के छोड़ दो, अपने आप ये धीरे 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 करके पूरा फैलता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये ऐसे प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल होते हैं, है ना। और लेते हैं चलो, अगर मान लो तुम 100 डिग्री सेल्सियस पर आइस को रख दो, है ना, तुमने क्या किया, फ्रिज से आइस को निकाला और उसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया, तो क्या होगा, आइस जो है वो सबसे पहले वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है ना। और वाटर के बाद वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुम्हारा गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये नेचुरल डायरेक्शन है ना। अगर हमने मान लो डायरेक्टली वाटर लिया होता तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता, वो आइस में फिर कन्वर्ट ना होता, क्योंकि टेम्परेचर काफ़ी हाई है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आइस का पहले वाटर में कन्वर्ट होना और वाटर के बाद गैस में कन्वर्ट होना, दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। लेकिन अगर मान लो हमने 50 डिग्री सेल्सियस लिया होता तो आइस जो है वो वाटर में कन्वर्ट होता, ये तो नेचुरल है, मतलब ये कैसा है, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आगे ये गैस में या वाटर वेपर में कन्वर्ट ना होता, क्यों ना होता, क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब ये अननेचुरल है। तो अपने आप से 50 डिग्री सेल्सियस पे वाटर कभी भी गैस में कन्वर्ट नहीं होगा, लेकिन तुम्हें उसको एक क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ेगा, है ना, उसको तुम्हें एक क्लोज्ड कंटेनर में रखना पड़ेगा, वो कभी भी तुम्हारा गैस में कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन तुम उसी क्लोज कंटेनर को अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे मेंटेन कर लो तो वाटर जो है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आती है कि नहीं? ओके, और मैं बताता हूं चलो, है ना। अगर मान लो मैंने बॉल को ड्रॉप किया तो बॉल हमेशा ग्राउंड लेवल को हिट करेगी, है ना। तो ये बॉल का मूवमेंट किस तरफ है, डाउनवर्ड है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो द मूवमेंट ऑफ बॉल टुवर्ड्स द ग्राउंड, है ना, इज अ नेचुरल प्रोसेस। अ बॉल विल नेवर मूव अपवर्ड ऑन इट्स ओन, जब तक कि हम उसको थोड़ा धक्का नहीं देंगे, है ना, हम उसको जब तक कि अपने आप से पुश नहीं करेंगे, वो बॉल जो है वो कभी भी अपने आप से ऊपर जाने वाला नहीं है। लेकिन तुम बॉल को पकड़ो और जस्ट रिलीज कर दो, तुम्हें धक्का देने की या पुश करने की उसको जरूरत नहीं है, वो बॉल अपने आप नीचे के डायरेक्शन में गिरती चली जाएगी ग्राउंड की तरफ। तो ये भी एक तुम्हारा नेचुरल प्रोसेस है। तो ऑल द नेचुरल प्रोसेस आर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो पाए उनको क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बोला जाता है। ये बात मेरे ख्याल से क्लियर है। तो हम लोग नेक्स्ट पे आते हैं कि क्राइटेरिया क्या होगा फिर, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी मतलब कोई भी नेचुरल प्रोसेस होगा कि नहीं होगा, उसका क्राइटेरिया क्या है ना। तो देखो भाई, हम लोग केमिकल रिएक्शन से डील करने वाले हैं, तो हम लोग अपना डिस्कशन भी केमिकल रिएक्शंस तक रखते हैं, है ना। बीच बीच हम अलग अलग तरह के और भी एग्जांपल्स देखते चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल हम अपना जो डिस्कशन है वो केमिकल रिएक्शंस तक रखते हैं, ठीक है ना। ओके, तो देखो एक दो पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ऐसे कौन से रिएक्शंस हैं जो कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एसिड और बेस हमेशा हमें सॉल्ट देंगे और वाटर देंगे। सॉल्ट और वाटर को आपस में मिला दो, वो कभी भी एसिड बेस नहीं देंगे। तो इसीलिए एसिड और बेस का सॉल्ट और वाटर में कन्वर्ट हो पाना एक नेचुरल प्रोसेस है। लेकिन
सॉल्ट का वाटर के साथ में मिलके एसिड और बेस बनाना एक अननेचुरल प्रोसेस है, इट इज नॉट अ नेचुरल प्रोसेस, राइट। तो सिमिलरली जो प्रेसिपिटेशन प्रोसेसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट है और NaCl है, जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे, इसका भी सोल्यूशन है और इसका भी सोल्यूशन है, जैसे ही इन दोनों को मिलाओगे तो तुमको AgCl का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा और साथ में तुम्हें NaNO3 का सॉल्यूशन फॉर्म मिल जाएगा, है ना। तो ये जो प्रेसिपिटेट है वो नीचे बैठ जाएगा। तो ऑल द प्रेसिपिटेट रिएक्शंस आर वेरी फास्ट एंड आर स्पॉन्टेनियस। तुम्हें बस इन दोनों को मिलाना है आपस में, तुमने दो सॉल्यूशन को मिला दिया, एक AgNO3 का, एक NaCl का, वो रिएक्शन अपने आप होके खत्म हो जाएगी, है ना। तो ऐसी जो रिएक्शन है इनको क्या बोला जाता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, है ना। तो पहले इनिशियल क्राइटेरिया क्या था, जो सबसे फर्स्ट क्राइटेरिया था, जो सबसे पहले सोचा गया, है ना, जो इनिशियल क्राइटेरिया, जैसे कि हम कोई भी डिस्कवरी करते हैं तो एक बार में कोई भी डिस्कवरी नहीं होती, उसके ऊपर रिसर्च होती है। पहले हमारी रिसर्च के जो परिणाम होते हैं, रिजल्ट्स होते हैं, वो गलत निकलते हैं और कभी ना कभी हम उसको इम्प्रूव करते करते कभी ना कभी सही रिजल्ट्स पर हम आ जाते हैं। तो वैसे ही जब साइंटिस्ट ने सोचना स्टार्ट किया कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का रीज़न क्या होता है, तो उन्होंने देखा कि ज़्यादातर जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी सिस्टम, है ना, कोई भी सिस्टम अगर नेचुरली मूव करता है, अगर नेचुरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो वहाँ पे हमेशा एनर्जी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। यही होता है कि नहीं होता है, एनर्जी जो है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, मतलब सिस्टम से एनर्जी क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ऐसा ही होता है कि नहीं होता है। तो पहला क्राइटेरिया यही सोचा गया कि इनिशियली क्राइटेरिया ये सोचा गया कि ऑल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस, all exothermic reactions are spontaneous, but soon after ये थ्योरी फेल हो गई, है ना। इसलिए ये थ्योरी फेल हो गई क्योंकि हमारे पास बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन एक्सेप्शन में आ गए, बहुत सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है वो एक्सेप्शन में आ गए। फॉर एग्जाम्पल N2+O2, है ना, अगर हम देखें तो वो क्या बनाता है, ट्वाइस ऑफ NO बनाता है, ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है और ये भी तुम्हारा स्पॉन्टेनियस होता है ना। तो कोई भी प्रोसेस एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, उसको देख के ये बताया नहीं जा सकता कि प्रोसेस होगा कि नहीं होगा। हाँ, लेकिन कॉमनली ये जरूर देखा गया है कि ज्यादातर जो एक्सोथर्मिक प्रोसेस है वो तुम्हारे स्पॉन्टेनियस होते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेस इसलिए स्पॉन्टेनियस होते हैं क्योंकि एक्सोथर्मिक प्रोसेस का मतलब होता है लॉस ऑफ हीट एनर्जी, राइट। तो जहाँ पे एनर्जी कम होती है उस डायरेक्शन में हमने शुरुआत में ऐसा माना था कि प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है ना। बट क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्शन की वजह से इस क्राइटेरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट। तो हम दूसरे डिफरेंट क्राइटेरिया में जाएंगे। तो बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, बहुत साल बीत गए, है ना। उसके बाद एक और क्राइटेरिया सोचा गया, वो क्राइटेरिया ये था कि हमने अपने आसपास की दुनिया को थोड़ा सा ऑब्जर्व किया। हमने देखा कि चीज़ें नेचुरल कब होती हैं, चीज़ें नेचुरल तब होती हैं जब सिस्टम में डिसऑर्डर बढ़ जाता है ना, या डिसओरिएंटेशन बढ़ जाता है। चीज़ें अपने आप बिखर ज़रूर सकती हैं लेकिन अपने आप वापस जुड़ नहीं सकती। ये हमने अपने डे टू डे सराउंडिंग से ऑब्जर्व बात की है ना। फॉर एग्जाम्पल कोई भी मशीन ले लो, है ना, एकदम न्यू, ब्रांड न्यू मशीन है, ठीक है ना। अब इस मशीन को हम बहुत सालों तक रख देते हैं, है ना, बहुत सालों तक बिना इसको छेड़छाड़ के, एक बार भी चलाया भी नहीं है हमने। तो ये तो हो ही नहीं सकता कि भाई मशीन जो है वो चला चला के खराब हो गई, एक बार भी नहीं चलाई है। ये पूरी न्यू मशीन है लेकिन हमने इसको 10 ईयर्स तक रख दिया। क्या होगा, मशीन अभी भी चलेगी तुम्हें लगता है? मशीन नहीं चलेगी, मशीन अपने आप खराब हो चुकी होगी, है ना। तो अगर हम 10 ईयर्स तक इस मशीन को रख देते हैं तो जो मशीन होगी, है ना, इट वोंट वर्क,
इट वोंट वर्क। और अगर मान लो चल भी गई बाई चांस तो तुम्हें उसका फिर से मेंटेनेंस करवाना पड़ेगा, है ना। तो इट वोंट वर्क बिकॉज इट हैज लॉस्ट इट्स क्रेडिबिलिटी, इट हैज लॉस्ट इट्स क्वालिटी। तो दिस लॉस ऑफ क्वालिटी का मतलब ही क्या हुआ, ये पहले एक ऑर्डर्ड सिस्टम था इसीलिए इसमें क्वालिटी हाई थी और ये बहुत अच्छी तरीके से चल पाती, लेकिन जब 10 साल ये बिना यूज किए पड़ी रह गई तो इसमें क्या हो गया, डिसऑर्डर बढ़ गया, है ना। और जहां पे डिसऑर्डर बढ़ जाए तो उसको भाई पहले ऑर्डर में लाओगे फिर उसके बाद ही उसका काम निकलेगा, है ना। तो हमने देखा अपने डे टू डे लाइफ से कि कोई भी चीज पड़े पड़े हमेशा खराब होगी, पड़े पड़े वो और अच्छी तो नहीं होगी। तो सिस्टम हमेशा उस डायरेक्शन में जाता है ना। प्रोसेस, कोई भी प्रोसेस है हमेशा लेस ऑर्डर्ड की ओर से हमेशा, एक सेकेंड मैंने उल्टा लिख दिया तो उसको हम सही कर देते हैं। तो प्रोसेस हमेशा ऑर्डर्ड कंडीशन से, है ना, हमेशा डिसऑर्डर की तरफ भागता है ना। चीजें हमेशा अपने आप बिगड़ती हैं, वो कभी भी हमेशा अपने आप ठीक नहीं होती। इनफैक्ट अपनी डे टू डे लाइफ में भी देख लो, अगर हम एफर्ट नहीं देंगे ना अपने आप से तो कभी भी कोई रिश्ता या रिलेशनशिप वो रह नहीं सकता, है ना। हमें उसमें हमेशा एफर्ट देने रहेंगे। अगर हम छोड़ दें कि नहीं रिलेशनशिप अपने आप चलेगा, ऐसा नहीं होता, उसमें हमेशा एफर्ट देना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, सिस्टम हमेशा ऑर्डर्ड कंडीशन से हमेशा डिसऑर्डर्ड कंडीशन की तरफ भागता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये लेस रैंडम सिस्टम है। लेस रैंडम इसलिए क्योंकि अगर रैंडम हो जाएगा, चीजें अपने आप कुछ भी होने लग जाए तो उसको तो डिसऑर्डर बोलेंगे ना। तो इसी का ही पर्यायवाची एक तरह से सिनोनिम है कि जो ऑर्डर्ड कंडीशन है उसको हम लोग लेस रैंडम बोल सकते हैं। तो जो डिसऑर्डर्ड है उसको हम क्या बोल सकते हैं, मोर रैंडम बोल सकते हैं, ठीक है ना। मैं चलो एक और तुमको वो बताता हूँ। तुम अपने अपना अपना तुम्हारा मान लो एक सेपरेट रूम है ना, इसके अंदर तुम रहते हो। अब इस रूम को अगर तुम मान लो एकदम क्लीन कर दो, मान लो तुम्हें तुम्हारा फर्स्ट डे है आज इस रूम में और ये एकदम क्लीन है, ठीक है ना। तुम क्या करो, 10 दिन के बाद हम मुझसे मिलना फिर से, 10 दिन के बाद ये रूम क्या होगा, ये क्लीन रहेगा। मान लो तुमने कोई भी रूम में गंदगी नहीं फैलाई लेकिन तुमने रूम को साफ भी नहीं किया, है ना। तो तुम्हें लगता है 10 दिन बाद वो अपने आप क्लीन रहेगा, वो कभी भी अपने आप क्लीन नहीं रहेगा, है ना। तुम चाहे कुछ उसमें गंदगी फैलाओ या ना फैलाओ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने आप जो है वो रूम जो होगा वो अपने आप डर्टी हो जाएगा। और तब हमें इसमें एफर्ट डाल के मतलब एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल फोर्स देके इस रूम को वापस से क्लीन करना पड़ेगा, है ना। तो नेचुरल प्रोसेस में कभी भी एफर्ट नहीं दिया जाता, नेचुरल प्रोसेस को अपने आप होने दिया जाता है ना। अगर हम किसी चीज को करने में एफर्ट दे रहे हैं, है ना, तो वो हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में चीजें ऑर्डर्ड कंडीशन में लाई जा सकती हैं एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से। लेकिन अगर कोई स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो हमेशा ध्यान रखना ऑर्डर्ड से डिसऑर्डर की तरफ भागेगा सिस्टम, या तो लेस रैंडम से मोर रैंडम की तरफ भागेगा। चाहे तुम कान ऐसे पकड़ लो या उल्टा पकड़ लो, बात सेम है। तो एक ही चीज को कहने के ये दो अलग अलग तरीके हैं, है ना। एक और एग्जांपल देते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नहीं, चलो एग्जांपल ले लिए, मेरे ख्याल से तुम समझ गए होगे इस बात को। तो मैं तुम्हें कुछ कुछ चीजें बताता हूं, जैसे कि ऑर्डर्ड जो है, तो ऑर्डर से प्रोसेस किस तरफ जाएगा, डिसऑर्डर की तरफ जाएगा, ठीक है ना। या तो बोल सकते हो कि जो लेस रैंडम है से प्रोसेस किस तरफ जाएगा, मोर रैंडम की तरफ जाएगा, है ना। ये ऑर्डर्ड कंडीशन या रैंडमनेस जो है सिस्टम में, है ना। तो रैंडमनेस बेसिकली डिसाइड करती है कि प्रोसेस जो है वो फॉरवर्ड मूव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, है ना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो रैंडमनेस को केमिस्ट्री में एक नाम दिया गया है जिसका नाम है एंट्रोपी।
आपने सुना होगा, आज इसका मतलब भी समझ लो। रैंडमनेस का मतलब क्या है? एंट्रोपी। तो हम लोग ये कह सकते हैं लेस रैंडम। तो लेस रैंडम का मतलब जब एंट्रोपी है ना पूरे यूनिवर्स का, एंट्रोपी पूरे यूनिवर्स का इनिशियल वो भी कम होगा, और एंट्रोपी जो फाइनल है पूरे यूनिवर्स का जब ज्यादा होगा, तभी प्रोसेस जो है वो कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा, है ना। इसका मतलब जो एंट्रोपी को वैसे एस से डिनोट किया जाता है, तो एंट्रोपी का हम लोग देखें तो एंट्रोपी फाइनल माइनस एंट्रोपी इनिशियल, एक सेकेंड, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसको हम क्या बोल सकते हैं कि इसको बोल सकते हैं एंट्रोपी इनिशियल लेस देन एंट्रोपी फाइनल, है ना। लेकिन किसका? पूरे यूनिवर्स का, ठीक है ना। तो हम लोग कंडीशन क्या बना सकते हैं कि फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, है ना, एस फाइनल मतलब एंट्रोपी ऑफ फाइनल माइनस एंट्रोपी ऑफ इनिशियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेल एस यूनिवर्स बोल सकते हैं। मतलब चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द एंटायर यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो। बात समझ में आती है कि नहीं आती? ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको मॉड्यूलर फॉर्म में देखें, मॉड्यूलर फॉर्म में देखें तो मान लो हमारे पास अभी यूनिवर्स की कंडीशन कुछ ऐसी है कि ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास सराउंडिंग है ना। और सिस्टम और सराउंडिंग मिलके क्या बनाता है? यूनिवर्स। तो एस यूनिवर्स क्या होगा इस कंडीशन में? ये स्टेट 1 है। तो सिस्टम में हम कुछ चेंज करने वाले हैं, तो सिस्टम में चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली सिस्टम और सराउंडिंग आपस में कनेक्टेड है, तो दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करेंगी। तो हमारे पास जो सिस्टम है ना, तो यूनिवर्स की टोटल एंट्रोपी इस टाइम पे क्या है? जो सिस्टम की एंट्रोपी है और जो सराउंडिंग की एंट्रोपी है ना, ये तुम्हारे पास यूनिवर्स की एंट्रोपी हो गई, ठीक है ना। ये तुम्हारे पास यूनिवर्स की एंट्रोपी हो गई। अब हम लोग मान लेते हैं कि इसमें हमने कोई प्रोसेस किया, कोई चेंज किया। चेंज कहाँ करते हैं? सिस्टम में। और सिस्टम में कुछ भी चेंज करोगे तो ऑब्वियसली सराउंडिंग भी इफेक्ट करेगा। हम कोई भी यहाँ पे थर्मोडाइनमिक प्रोसेस करते हैं, तो थर्मोडाइनमिक प्रोसेस करने से क्या होगा? हमें सिस्टम में चेंज मिलेंगे, है ना। तो ये स्टेट 1 है बिफोर द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस, एंड दिस इज स्टेट 2 आफ्टर द थर्मोडाइनमिक प्रोसेस। तो इस प्रोसेस की वजह से, इस प्रोसेस की वजह से जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, है ना, वो चेंज हो गई होगी ऑब्वियसली, क्योंकि सिस्टम और सराउंडिंग की एंट्रोपी चेंज हो गई है। तो जो एंट्रोपी है यूनिवर्स की, इसको हम लोग एस यूनिवर्स डैश नाम देते हैं। वो क्या हो जाएगी? जो नई एंट्रोपी है सिस्टम की प्लस जो नई एंट्रोपी है सराउंडिंग की। सही है कि नहीं? अब मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे 3 कंडीशन बन सकती है ना। ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। हम डेलेस यूनिवर्स को पहले डिफाइन कर देते हैं। जो डेलेस यूनिवर्स है वो है फाइनल यूनिवर्स की जो एंट्रोपी है माइनस इनिशियल एंट्रोपी जो है वो यूनिवर्स की, ठीक है ना। तो दिस इज डेलेस यूनिवर्स। अगर पूरे एंटायर यूनिवर्स का किसी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस की वजह से, है ना, पूरे एंटायर यूनिवर्स का डेल एस यूनिवर्स जो है वो अगर मान लो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे डेल एस यूनिवर्स जो है, डेल एस यूनिवर्स जो है उसकी 3 वैल्यू हो सकती हैं। एक हो सकता है डेल एस यूनिवर्स, डेल एस यूनिवर्स, डेल एस यूनिवर्स 3 हो सकता है। एक हो सकता है लेस देन जीरो, एक हो सकता है इक्वल टू जीरो, एक हो सकता है ग्रेटर देन जीरो। सही है ना। और हमें पता है कि
एंट्रोपी जो एस है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, एंट्रोपी, ये क्या है, एक मेजर है। किसका मेजर है? रैंडमनेस का मेजर है, ठीक है ना। एंट्रोपी क्या है? रैंडमनेस का मेजर है। तो ये तीन केस हो सकते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले डिसाइड किया कि प्रोसेस हमेशा लेस रैंडम से मोर रैंडम की तरफ जाता है। तो हमेशा ध्यान रखना कि कभी भी अगर डेल एस यूनिवर्स जो है वो ग्रेटर देन जीरो है, तो ए जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी में जाने की कोशिश कर रहा है। बात क्लियर है कि नहीं? मतलब हम चाहते हैं कि एक रिएक्शन है ए से बी, अब ये ए से बी जा पाएगा कि नहीं जा पाएगा, हमें ये पता करना है। तो हम क्या करेंगे, इस रिएक्शन के लिए डेल एस यूनिवर्स फाइंड कर लेंगे। तो अगर डेल एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो आता है तो हम मानेंगे कि ए जो है वो बी में कन्वर्ट हो सकता है। अगर डेल एस यूनिवर्स लेस देन जीरो है तो ए से बी जो है, जैसे यहाँ पे स्पॉन्टेनियस था, तो हम लोग बोलेंगे कि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, ए से बी का कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। अब वही बात है कि अगर ए से बी नॉन स्पॉन्टेनियस है तो जरूर ही बी से ए जो होगा, भाई ए से बी के लिए अगर डेल एस यूनिवर्स नेगेटिव है तो बी से ए के लिए डेल एस यूनिवर्स कैसा होगा? पॉजिटिव। तो बी से ए के लिए फिर ये क्या हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लेकिन हमें देखना तो ए से बी के लिए था, तो ए से बी के लिए प्रोसेस कैसा हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस। इतना क्लियर है? तो मैं बिना कंफ्यूजन के इस बात को मिटा देता हूं। अब आती है बात इसकी। अब देखो, हमें ए से बी जाना है ना, तो डेल एस यूनिवर्स है वो कितना? जीरो। अब डेल एस यूनिवर्स अगर जीरो होता है, इसका मतलब ये हुआ, अगर मान लो ग्रेटर देन जीरो होता तो ए से बी जाते, लेस देन जीरो होता तो बी से ए आते। तो अगर डेल्टा एस यूनिवर्स की वैल्यू ही जीरो होती है तो मतलब यहां से सिस्टम ए से बी में भी मूव कर रहा होगा और बी से ए में भी मूव कर रहा होगा। ऐसे सिस्टम्स जो हैं उनको बोलते हैं इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो हमेशा ध्यान देना, एकदम गांठ बांध लो कि डेल एस यूनिवर्स की तीन बातें हमें याद रखनी है। डेल एस यूनिवर्स जो है मतलब पूरे एंटायर यूनिवर्स में कितना चेंज आया वो देखना है, केवल सिस्टम का नहीं देखना है। तो एंटायर यूनिवर्स में कितना चेंज आया, अगर वो पॉजिटिव है तो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस है, नेगेटिव है तो फॉरवर्ड प्रोसेस तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन जैसे कि ए से बी में प्रोसेस जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है, लेकिन बी से ए में प्रोसेस हो सकता है। अगर जीरो है तो सिस्टम मतलब फॉरवर्ड भी जाना चाहता है और बैकवर्ड भी आना चाहता है, तो वहां पे क्या रहेगा? इक्विलिब्रियम रहेगा, है ना। तो डेल एस यूनिवर्स इज इक्वल टू जीरो है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। डेल एस यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है तो हमेशा ध्यान रखना कि वो तुम्हारी स्पॉन्टेनिटी का पैरामीटर है, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस हैज अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। हमेशा ध्यान रखना, एंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। तो कई बार हमें डायरेक्ट कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं लगाना है, बस देख के अंदाजे से हमें आंसर देना है। और सबसे ज़्यादा रैंडमनेस किसकी होती है? गैस की होती है ना। उसके बाद किसकी होती है? एक्वस सॉल्यूशंस की होती है, क्योंकि उसमें आयंस घूमते रहते हैं। उसके बाद किसकी होती है? लिक्विड की होती है। उसके बाद किसकी होती है? सॉलिड की होती है, क्योंकि सॉलिड में पार्टिकल्स अपनी जगह से तो मूव कर ही नहीं सकते, तो उसमें रैंडमनेस ज़्यादा नहीं है। अब जैसे इसकी बात करते हैं, देखो, प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस हैज अ पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज। देखो ये एक्वस से किस तरफ जा रहा है? सॉलिड की तरफ जा रहा है। अगर कोई चीज़ एक्वस से सॉलिड की तरफ जाती है तो मतलब बेसिकली एक्वस सोल्यूशन का एंट्रोपी ज़्यादा होता है और सॉलिड सोल्यूशन का एंट्रोपी कम होता है। तो यहाँ पे डेल एस कैसा होने वाला है? नेगेटिव होने वाला है। इसका मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ये, ठीक है। इधर देखो, यहाँ पे एक सॉलिड जो है दो तरह की गैसेस में कन्वर्ट हो रहा है। तो ऐसा सोचो कि तुम्हारे पास एक सॉलिड था और सिस्टम में थोड़ी देर बाद देखा तो वो वहाँ पर गैस है, ठीक है ना। तो सिस्टम में रैंडमनेस बढ़ गई क्योंकि गैसेस का मोशन ज़्यादा होता है सॉलिड के मोशन के रिस्पेक्ट में, है ना। तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि फाइनल जो एंट्रोपी है वो ज़्यादा है और इनिशियल एंट्रोपी कम है। तो यहाँ पे डेल एस कैसा होगा?
पॉजिटिव, तो ये तुम्हारा स्पॉन्टेनियस कहला जाएगा। अब यहाँ देखो, ये भी गैस है, ये भी गैस है और ये भी गैस है। भाई ज़्यादा गैस मतलब ज़्यादा मोशन, सही है कि नहीं। इनिशियली हमारे पास यहाँ पे केवल 2 मोल थे, किसके, NH3 के, लेकिन फाइनली हमारे पास गैसेस के कितने मोल है, 3 + 1, टोटल गैसेस के जो मोल है वो कितने मोल है, 4 मोल है। तो अगर एक चीज 2 मोल से 4 मोल गैस में कन्वर्ट हो रही है ना, सेम वही चीज है, जो पहले 2 मोल थी वही सेम चीज 4 मोल में कन्वर्ट हो रही है। तो गैसेस का जो रैंडमनेस है, क्योंकि वो ज्यादा होता है तो ज्यादा गैस, तो मतलब ज्यादा रैंडमनेस। तो सेम उसी मास में एक 2 मोल है और एक 4 मोल है, तो जहां पे गैस के पार्टिकल ज्यादा होंगे वहां पे सिस्टम में रैंडमनेस ज्यादा होगा। तो यहाँ पर भी फाइनल रैंडमनेस ज्यादा है, इसीलिए ये भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, क्योंकि इसका भी del S पॉजिटिव है। तो मेरे ख्याल से 2 और 3 दोनों ही आंसर मेरे ठीक है। तो आंसर क्या हो जाता है, C। इतना क्लियर है कि नहीं। मैं नेक्स्ट पे आता हूँ।